हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्पीड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटेट के लिए हिस्ट्री का क्लास 6 चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसके लिए हमें ये पढ़ना होगा कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसका उस समय की स्मृति अच्छी हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह जानने के लिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे। सबसे पहला है लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। जैसे आ गया क्या कृषक कैसे थे, पशुपालक कैसे थे, कृषक कैसे थे, व्यापारी कैसे थे, शिल्पकार कैसे थे, संगीतकार कैसे थे। ये सारी चीज़ कैसे कैसे लोग रहते थे ये सब जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कैसे कैसे खेल खेलते थे। इस सब भी पता कर सकते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कैसे कैसे नाटक देखा करते थे या कौन से गीत गाया करते थे। इस सारी चीज़ को हम जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, अब ये है कि लोग रहते कहाँ थे। तो इसके लिए हमें पृष्ठ संख्या 2 पे जाना होगा, जो एक मानचित्र दिए हुए हैं अगले पृष्ठ पर। तो उसमें क्या है, नर्मदा नदी के बारे में बोल रहा है। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी मतलब कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर क्या करते, रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक कौन थे, जो कुशल थे, मतलब अच्छे संग्रह करते थे। जैसे कि कुछ खाने पीने की चीज़ हुई, इस सब का संग्रह किया करते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। मतलब जो नर्मदा नदी है उसी के तट से वो लोग अच्छे से संग्रह किया करते थे और कुशल थे, मतलब अच्छे थे। वे जानवरों का क्या आखेट मतलब शिकार भी किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखो यहाँ क्या आ गया, हमारा मानचित्र 1। इसी में हमें पता लगाना है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो यहाँ है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। अब इसी क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ, जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। मतलब यहीं पे सबसे पहले मतलब स्त्री पुरुष जो थे आरंभिक, उन्होंने गेहूँ और जौ उगाना आरंभ किए। उन्हें भेड़ बकरियाँ और गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाया। साथ ही साथ क्या किए, उन्होंने गाय भैंस बैल को भी पालतू बनाया। ये लोग गाँवों में रहते थे। मतलब यहाँ क्या था, आरंभिक लोग गाँवों में रहते थे। अब क्या है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब है ये उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य पहाड़ियाँ। तो उत्तर पूर्व में यहाँ है गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ। इसके बारे में क्या दिया है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ। मतलब इन दोनों जगहों पर कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। सबसे पहले क्या था, चावल उपजाया गया था। विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब विंध्य के उत्तर में स्थित है जहाँ सबसे पहले क्या था, चावल उपजाया गया था। यहाँ पे कुलडीवा, मतलब सबसे पहले कुलडीवा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चावल उपजाया गया था। और यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। और यहाँ सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे स्त्री पुरुष ने गेहूँ, जौ और पशुपालन भी आरंभ किए थे। अब मानचित्र में फिर देखना है क्या, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ देखना है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ हैं।
ये हमारा क्या है, सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सारी उसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 2700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या थे, फले फूले थे। इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे। इन्हीं नदी के किनारे आरंभिक नगर क्या था, फला फूला था इन्हीं नदियों के किनारे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा और उसकी सहायक नदी खोजना है। यहाँ आकर देखते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। तो ये हमारा क्या है, गंगा है और इसकी यमुना, ये सारी सहायक नदियाँ हैं, चंबल है। तो इसी के किनारे क्या था, 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे नगरों का विकास हुआ था। यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व नगर बने थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएं। अब क्या करना है, गंगा और उसकी सहायक नदी सोन जो यहाँ से निकलती है और यहाँ जाकर मिलती हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे सोन, जो गंगा की सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। यहाँ का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में क्या कहलाता था, मगध कहलाता था, जो चंद्रगुप्त का वहाँ का शासक था। वर्तमान में क्या है, बिहार में नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसको क्या, बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया। उन्होंने क्या किया, एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। जिस समय वहाँ पे राज्य बना गंगा की सहायक नदी के समक्ष, उसी समय अन्य क्षेत्रों में भी क्या था, ऐसे राज्य की स्थापना हो रहे थे। लोग सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किया करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचा पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरा होता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था, तब भी को क्या करते थे, यात्रा करते थे। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले में भी कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु मतलब धर्म के बारे में बताने वाले लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव में क्या करते थे, जाया करते थे। एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए जाते थे। मतलब बहुत सारे लोगों को होता था कि नए नए जगह को खोजना है, जानना है, उसके लिए क्या करते, यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों, आदतों, स्वभावों के बारे में क्या करते थे, जानते थे। इसीलिए लोग यात्रा किया करते थे। अब इसको थोड़ा सा देख लेना है। मानचित्र 1 में क्या है, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मतलब क्या एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तर और नीचे वाला जो दक्षिण एशिया, उसमें कौन कौन से देश है। तो हमारा क्या, आधुनिक भारत जो है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार पड़ोसी देश को दर्शाता है। ये सारे क्या है, भारत के पड़ोसी देश है। जो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया क्या है, एक महाद्वीप नहीं है, लेकिन एक महाद्वीप से क्या है, छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो क्या है, भारत क्या है, उपमहाद्वीप है, जिसमें क्या क्या आता है, तीन ओर से समुद्र से। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, अब तीन ओर से समुद्र से घिरा है, एक ओर से स्थल है, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप, उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, इंडिया हुआ, ये क्या है, उपमहाद्वीप है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, अब क्या, पहले लोग यात्रा क्यों करते थे इसे तो हम लोग जान लिए यहाँ पर इतना। अब ये देखते हैं कि अब लोग क्यों यात्रा करते हैं, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, फिर से मानचित्र 1 को देखते हैं।
पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। मतलब मानचित्र 1 में देखें पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, मतलब उत्तर में क्या हिमालय पर्वत है, समुद्र है नीचे, और क्या है उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ये सारी जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये सभी क्या करती है, उपमहाद्वीप जो भारत है उसका क्या प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना असंभव नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और तथा गहरे समुद्र को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। मतलब बहुत सारे लोग क्या थे, उपमहाद्वीप के बाहर से भी आए और यहाँ की इतनी अच्छी जो संपदा है, इतनी अच्छी यहाँ की प्राकृतिक चीज़ें हैं, यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया। क्या मतलब बाहर से लोग जब यहाँ आए तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है वो क्या हुआ, समृद्ध हुआ। 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशते हैं। मतलब 100 वर्ष से लोग क्या है, पत्थर को तराशते, संगीत रचते और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। मतलब क्या बहुत सारे लोग क्या थे, पत्थर तराशते थे कि नया नया चीज़ बनेगा और संगीत को रचते थे और क्या करते थे, नए नए तरीकों विचार को क्या अपनाते रहे हैं। देश का नाम, अब देश का नाम भारत कैसे पड़ा ये देखना है। अपने देश के लिए हम पराया इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। भारत जैसे नामों का क्या प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। अब इंडिया शब्द किससे निकला, इंडस शब्द से निकला, जिसे संस्कृति में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। संस्कृति में क्या कहा जाता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ईरान और यूनान क्या है, देश हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब यहाँ हम मानचित्र से देख लेते हैं कि कैसे यहीं से आए थे उत्तर पश्चिम से क्या आए थे, ये लोग आए थे इधर से, सॉरी गलत हो गया, ये नहीं, इधर से आए थे यूनान और ईरानी, और यहाँ जो था इसी एरिया को क्या बोले ये लोग, हिंदोस बोले, हिंदुस्तान कहें इसको। पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहें। सिंधु को हिंदोस अथवा हिंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब एक दूसरा ये बातें हैं कि देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह, अब उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह से किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। अब संस्कृत पहला जो वेद था हमारा 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था ऋग्वेद, उसमें मिलता है इसका चर्चा कि मतलब भारत का नाम कैसे पड़ा। इसके बाद प्रयोग देश के लिए होने लगा। इसके बाद क्या था, इसका भारत का नाम मतलब देश के नाम पर होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने, अब है क्या, अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या है, हम अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उसको पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, बहुत पहले क्या था, छापा खाना नहीं था, इसीलिए क्या लोग क्या करते थे, हाथ से लिखा करते थे, वो भी तारपत्र पर। तो उसको क्या कहते थे, हाथ से लिखे होने के कारण उसे पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है। लैटिन शब्द मेनू, अब मैन्यूस्क्रिप्ट किससे बना है, तो लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है, हाथ से लिखा। पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। अब
तारपत्र पर लिखे जाते थे पांडुलिपियाँ। और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज का जो पेड़ था उसकी छाल पर क्या होते थे, लोग लिखते थे। भोजपत्र विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं पांडुलिपियाँ। अब इधर थोड़ा सा तारपत्रों से बनी पांडुलिपियाँ का एक पृष्ठ। अब ये क्या है हमारा, ये है क्या, एक पांडुलिपि है जो कि हाथ से लिखा गया है और इसे संग्रहालय में रखा गया है। तो ये क्या है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता। मतलब कैसे तारपत्र बनाए जाते थे उस पर लिखने के लिए। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपियों को तुम यहाँ देख सकते हो। ये भुज के पेड़ से बनी पांडुलिपियों का एक नमूना है जो देख सकते हैं यहाँ। अब देखते हैं ये क्या है। इतने वर्षों में इनमें से कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। मतलब बहुत सारे पांडुलिपियाँ हैं तो वो तो पेड़ के छाल से बने थे, तो उसको क्या था, कीड़ा ने खा लिया। कुछ नष्ट कर दी गई, मतलब बहुत सारे नष्ट हो गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी क्या है, उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। मतलब क्या यहाँ इसे इन सारी जो पांडुलिपियाँ कुछ बची हुई थी इसको मंदिरों, मतलब बहुत सारे संग्रहालय जगह पे ये क्या था, रखा हुआ था। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें चर्चा था। पुस्तक, धार्मिक मान्यता क्या क्या था उस समय, व्यवहार, मतलब लोग कैसे व्यवहार करते थे, राजा के जीवनी, औषधि मतलब क्या, ज्ञान विज्ञान की चीज़ें, इस सारी चीज़ें क्या थी उसमें वर्णित की हुई थी। इस प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। बहुत सारे हमारी जो प्राचीन संस्कृत भाषा है उसी में लिखी हुई थी, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में बहुत सारे क्या थे, प्राकृत में भी लिखी हुई थी जो आम लोगों की भाषा थी। तमिल में भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे, जो यहाँ पे दिया हुआ ही है। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखो हम क्या है, अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर। अब अभिलेख क्या है, अभिलेख क्या है, जो राजाओं और महाराजाओं का निर्देश होता है, जो कि जनता को मतलब कि उसे मानना पड़ता है। उसके लिए क्या था, और पत्थर पर क्या था, उत्कृष्ट करवाया जाता है। अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं। मतलब शासक लोग, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, राजा लोग हैं, वो अपने आदेश को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। इसीलिए अभिलेख बनते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। शासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे। मतलब राजा क्या करते थे, अब जो कोई लड़ाई लड़े उसमें जो विजय हुए उसका लेखा जोखा भी क्या, तो वो अभिलेखों पर लिखवा दिया करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए से क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। मतलब बहुत सारी कठिनाई आती होंगी, नहीं भी आती होंगी, क्योंकि उस समय राजा लोग के पास बहुत सारे दास लेबर रहा करते होंगे, तो वो सारे क्या थे, बहुत सारे राजा के लिए अच्छी चीज़ें थी जो लिखवा दिया करते थे इस पे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं को खोजता है, उसका अध्ययन करता है, तो क्या पुरातत्वविद कहलाता है। ऐसे पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। मतलब ये सारे पुरातत्वविद का क्या मतलब था, वो क्या पत्थर ईंटों पर बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का तथा सिक्कों से प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। मतलब प्राप्त करने के लिए खुदाई भी किया करते थे पुरातत्वविद। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी और कुछ धातु से बनी हो सकती हैं। ऐसे पत्थर कठोर तथा जल्दी नष्ट हो जाने वाले होते थे।
पुरातत्विक जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते थे। मतलब क्या, बहुत सारे चीज़ों को ढूंढने के लिए, समझने के लिए ये क्या करते थे, चिड़ियों के हड्डियों को भी ढूंढते थे, जानवरों को भी। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? कपड़ों के अवशेष तो नहीं मिलते होंगे क्योंकि वो सड़ जाते हैं कपड़े। पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द का प्रयोग इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। मतलब कोई स्रोत से प्राप्त होने के बाद जानकारी, मतलब कोई पहले सुना है उसके बारे में, उसका अध्ययन किए, उसके बाद क्या किए, उसे खोजे, तो उसको पढ़ना क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब किसी सुराग का इस्तेमाल, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ मिला, यहाँ पे मिला तो उसको मिलाएं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही है। ऐसे सुराग स्रोत के आधार पर ये लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं इतिहास का। अतीत एक या अनेक। अब ये है कि अतीत क्या है, एक है या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। क्या बहुवचन, मतलब क्या अतीत बहुत सारे हैं। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। मतलब बहुत सारे वर्ग के लोगों के लिए, मतलब राजा के लिए अतीत का अलग मायने होंगे, प्रजा के लिए अलग होंगे, क्षुद्र लोगों के लिए अलग होंगे उस समय के, और दासों के लिए अलग होंगे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब सभी के जीवन अलग अलग थे। इसीलिए इस किताब का नाम रख दिया गया हमारे अतीत। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। मतलब उस समय क्या थे, उस समय भी लोग क्या करते थे, अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन किया करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ कर शिकार करके तथा फल फूल संग्रह करके किया करते हैं अंडमान का लोग। लेकिन हमारे यहाँ का लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर क्या थे, निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी क्या थे, विद्यमान थे। इसीलिए हमारे अतीत नाम इसका रख दिया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। बहुत सारे क्या राजा थे जो लेखा जोखा रखते थे कि हमने उनके साथ लड़ाई की तो वो जीत गए, यहाँ से वो क्षेत्र जीते। लेकिन क्या थे, जो छोटे लोग थे, शिकारी, पशुपालक, संग्राहक, ये सब तो अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे ना। आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिली है। पुरातत्व जो कुछ नीचे से मिला है उससे हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय के आम लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना क्या है, शेष है। तिथियों का मतलब, अब क्या है तिथियों का मतलब, अगर तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की
तारीख, माह, जैसे वर्ष की 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब ईसा मसीह के जन्म की तिथि से क्या किया जाता है, तिथियों का मतलब तिथि का निर्धारण किया गया था। अर्थात 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सारी तिथियां क्या है, ईसा पूर्व कही जाती हैं, के रूप में जानी जाती हैं। इसी पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु, मतलब 2000 को क्या आरंभिक बिंदु मानकर चलते हैं। वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। मतलब 2000 को आरंभिक बिंदु इस पुस्तक में माना गया है। वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अब क्या है इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। मतलब अंग्रेजी में उसको BC बोलते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नाम के 2 लैटिन शब्दों से बना है। अब हिंदी में क्या हम पाते हैं AD पाते हैं हिंदी में, तो वो शब्द कैसे बना है, तो लैटिन के 2 शब्द से बना है। एनो डोमिनी नामक 2 शब्द से बना है जो लैटिन शब्द है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। मतलब क्या AD मतलब जन्म के वर्ष से है, मतलब जन्म के बाद का जो वर्ष है उसमें AD लिखा रहता है, जो कि लैटिन शब्द एनो डोमिनी से बना है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडरों का प्रयोग सामान्य हो गया। मतलब विश्व के अधिकांश देशों में इसका प्रयोग होने लगा है, इसलिए क्या है, सबका भी प्रयोग भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। मतलब क्या है BP मतलब वर्तमान से पहले, बिफोर प्रेजेंट। अब क्या है सीटेट क्या करता है, ये सारी क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ से उठाकर कि एनो डोमिनी क्या है, बिफोर कॉमन एरा क्या है, और क्या AD क्या है, AD BC किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ देती हैं। इसीलिए किताब को बारीकी से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो किताब से ही पूछता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। क्या अभिलेख क्या है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कठोर सतहों पर क्या उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग हुआ था। बिना लिपि और बिना भाषा का तो अभिलेख होगा नहीं। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिली है। मतलब उत्तरी अफ्रीकी देश जो है मिस्र, उससे मिला है कि अज्ञात लिपि है, उसको कैसे जाने। लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मतलब एक कहानी है जो बता रहा है कि कैसे निकाले। तो ये सारी चीज़ें देखो, P के लिए ऐसा मतलब कि ये कोड वर्ड है, M के लिए ऐसा, L के लिए ऐसा कोई जानवर, मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इसको यहाँ देखना है कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ L अक्षर
के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए गए हैं। एक बार जब उन्हें यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों में को भी पढ़ सकते हैं। ये तरीका था क्या पढ़ने का, अभिलेख का। अब क्या है हमारा उपयोगी शब्द जो इस चैप्टर में उपयोग में लाया गया। तो यात्रा है, पांडुलिपि जो हाथ से लिखा गया, अभिलेख जो पत्थर पे क्या था लिखवाया जाता था, पुरातत्व जो नीचे ज़मीन से निकलता था, खोद कर इतिहासकार जो इतिहास को पढ़ने वाला, जानने वाला, खोजने वाला से इतिहासकार, स्रोत जो कोई एक ऐसा मतलब कि सुराग, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ये सारी क्या है इसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब यहाँ पे क्या कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। तो कृषि का आरंभ जो हुआ था कहाँ पे 8000 वर्ष पूर्व किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के मध्य। और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। मतलब ये सारी जो तिथियां हैं, ये सारी तिथियां कभी कभी क्वेश्चन दे देता है सीटेट में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वर्तमान लगभग